हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अपन कक्षा 9th का लेसन 14 प्राकृतिक संपदा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था हम बीमार क्यों होते हैं, वो लेसन कंप्लीट हो गया था। और अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा। आपको पता है कि पृथ्वी द्वारा मानव को जो प्राकृतिक उपहार दिए गए हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन में आपको प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत इस चैप्टर में पढ़ना है। और पृथ्वी पर कौन कौन सी संपदा है, वो है स्थल है, जल है और वायु है। पृथ्वी की जो सबसे भारी परत होती है उसको स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है और इसको जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए उसे वायुमंडल कहते हैं। जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं वायुमंडल के अंदर। जीवन को आश्रय देने वाले पृथ्वी का जो घेरा वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल एक दूसरे से मिलकर बना उसे जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। तो अब चैप्टर के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी की संपदा और सूर्य की ऊर्जा के द्वारा होती है। वायु, पानी, मृदा, खनिज, प्राणी और पौधे मनुष्य जाति के लिए कई प्रकार से उपयोगी है। तो वायु, पानी, मृदा, खनिज, प्राणी और पौधे मनुष्य जाति के लिए कई प्रकार से उपयोगी है। पृथ्वी पर संपदा कौन कौन सी है, पहले देखते हैं। पृथ्वी की सबसे भारी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 75% भाग पर पानी है। ये भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। ये समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में होते हैं। इन सभी को मिलाकर जलमंडल कहते हैं। वायु जो पृथ्वी पर कंबल की तरह कार्य करता है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब जैव मंडल, और अपन जैव मंडल पढ़ने जा रहे हैं। जैव मंडल क्या है? जीवन का भरण पोषण करने वाली पृथ्वी का क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल की क्या परिभाषा हुई? पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल जीवन को संभव बनाते हैं मिलकर उसे अपन जैव मंडल कहते हैं। ये दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो जैविक घटक, जैविक घटक मतलब सजीव, पौधे और जंतु आते हैं इसके अंतर्गत। और अजैविक घटक में हवा, पानी और मिट्टी आती है। ये 10th क्लास में भी आएगा, जैविक और अजैविक घटक। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। जैविक घटक के अंदर पौधे और जंतु आते हैं। अजैविक घटक के अंदर हवा, पानी और मिट्टी आते हैं, यानी एनर्जी पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए जैव मंडल क्या है। जैव मंडल जहाँ पे जीवन संभव होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जीवन की श्वास हवा, वायु के बारे में। वायु के बारे में आप जानते हैं वायु कई गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का मिश्रण है। वायु में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। इसका प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78%। और ऑक्सीजन जो प्राणवायु है इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में वायु में होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन जैसी उत्कृष्ट गैसें अल्प मात्रा में होती हैं। वायुमंडल की भूमिका। अब सवाल उठता है कि वायुमंडल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? वायुमंडल वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। ध्यान देना, वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को नियत रखता है। कहने का अर्थ यह है कि ये पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। वायु ऊष्मा की कुचालक है और औसत तापमान को नियत रखता है। दूसरी बात, ये दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है, यानी पृथ्वी को अचानक गर्म होने से रोकता है। और रात के समय ऊष्मा को भारी अंतरिक्ष में जाने की दर को भी क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे रात अत्यधिक ठंडी
नहीं हो पाती है। तो ये पृथ्वी को अत्यधिक अचानक गर्म होने से और अत्यधिक अचानक ठंडा होने से बचाता है। पृथ्वी की इस स्थिति की तुलना चंद्रमा की स्थिति से करें तो हम देखेंगे कि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता और वहाँ तापमान -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। तो वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, हमारे जो पृथ्वी को अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। अब वायु की गति के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक के अंदर भी वायु की गति के बारे में पढ़ा होगा, पर ये ध्यान रखना, वायु की जो गति होती है, दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। क्यों? क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि गर्म वायु जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु आती है। तो स्थल दिन में गर्म हो जाते हैं, तो दिन के समय जो वायु की दिशा होती है वो समुद्र से स्थल की ओर होती है। रात के समय वायु की जो दिशा होती है वो स्थल से समुद्र की ओर होती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का निर्माण करती है। जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की जो गति होती है, वायु की जो गति होती है, वो किसका निर्माण करती है? पवनों का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वर्षा। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण और संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। आपको पता है सूर्य की ऊष्मा से जो पृथ्वी पर स्थित जो जलाशय है या जल स्रोत है, वहाँ से जल का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है और फिर ये ठंडा होता है, संघनन होता है और इससे हमें क्या प्राप्त होती है? वर्षा प्राप्त होती है। दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होता रहता है और जल वाष्पित होता रहता है, वायु जल वाष्प को ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ये फैलती है और ठंडी होने लगती है। जो ये जलवाष्प है ऊपर जाकर क्या होती है? फैलती है और ठंडी होती है, और ठंडी होकर जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, और जब ये बूंदें आकार में बड़ी हो जाती है तो नीचे गिरने लगती है। इसे वर्षा कहते हैं। तो ये वर्षा की परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही। गुड डे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी अपडेट होगी आपको मिलते रहेंगे। तो मेरा चैनल जो है उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आगे भी जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो आपको डायरेक्ट उसमें लिंक के द्वारा मिलती रहेंगी। ठीक, ओके।